ये बात सन 2020 की है। नेपाल से आई दो लड़कियां जिनका नाम संगीता और ममता था। ये दोनों लड़कियां दिल्ली में अपने कुछ सपने लेके आई थी। यहाँ पर वो नौकरी की तलाश में थी, लेकिन काफ़ी समय तक घूमने के बाद में जब इन दोनों लड़कियों को नौकरी नहीं मिली और इनके पैसे भी खत्म होने लगे तो ये लड़कियां घबरा गई। फिर इन्होंने दिल्ली से वापस नेपाल जाने का मन बनाया। ये दोनों लड़कियां नेपाल जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और रो रही थी। इन दोनों लड़कियों को रोता हुआ देखकर वहीं पर एक और नेपाली मूल की लड़की थी जिसका नाम था निर्मला। ये निर्मला इन दोनों लड़कियों को देख लेती है। देखने के बाद उनके पास जाती है क्योंकि वो पहचान गई थी कि ये दोनों लड़कियां नेपाली मूल की लगती हैं। हो सकता है इन लड़कियों को कोई परेशानी हो और इनको परेशानी में देखकर उसके मन में आया कि हो सकता है मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊँ। ये सोचकर ये निर्मला उन दोनों लड़कियों के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ तुमको, तुम दोनों क्यों रो रही हो। अचानक से अपने पास एक अनजान शहर में अपने ही मूल की दूसरी युवती को देखकर वो दोनों लड़कियां हतप्रभ रह जाती हैं और आश्चर्य से उस निर्मला की तरफ देखने लगती हैं। निर्मला ने उनको ढाढ़स बंधाया कि तुम चिंता मत करो, क्या परेशानी है तुमको, अगर हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। अगर तुम बताना चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। गीता और ममता ने नेपाली मूल की लड़की को इतने प्यार से अपनी ओर बात करते हुए देखा तो उनको भी लगा कि शायद आज भगवान उनकी मदद करने के लिए तैयार है। फिर उन दोनों लड़कियों ने, ममता और संगीता ने, अपनी आप बीती निर्मला को सुना दी। जब से वो नेपाल से चली थी और जब तक वो दिल्ली में थी, एक एक दास्तान उन्होंने निर्मला को बता दी। अब निर्मला ने उनसे कहा कि देखो, तुम मेरे ऊपर अगर विश्वास करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ना तो पैसे की कमी महसूस होगी ना ही अपनों की, क्योंकि मैं तो तुम्हारे नेपाल की ही रहने वाली हूँ। तुमको नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, रहने के लिए घर भी मिलेगा और खाने को लग्जरी खाना भी मिलेगा। इतना सुनकर वो दोनों लड़कियां उस निर्मला की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि शायद भगवान कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब निर्मला ने उनसे कहा, यानी कि संगीता और ममता से, कि तुमको तनख्वाह कितनी मिलेगी, क्या तुमको पता है? जिस नौकरी की तलाश में तुम इधर उधर भटक रही हो, शायद तुमको 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी मिल भी जाती तो क्या उससे तुम्हारा गुजारा चलता, लेकिन मैं जो तुमको तनख्वाह दिलवाऊंगी वो होंगे पूरे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख! निर्मला के मुंह से सुनते ही संगीता और ममता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अचरज भरी निगाहों से देखते हुए फिर उन्होंने निर्मला की तरफ देखा और पूछा, क्या आप मजाक कर रही हैं? हम 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए कई महीनों से दिल्ली में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिली और हम वापस नेपाल जाने के लिए तैयार हैं। रेलवे स्टेशन पे आपके सामने बैठे हैं और आप हमसे कहती हैं कि 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। अगर ये सच है तो हम आपके साथ नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना है ये बताइए, बस हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब निर्मला ने ये सब सुना तो उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने साथ वहाँ से चली गई और कहा कि अब तुमको खाने पीने, रहने और नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। बस बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि निर्मला ने उन दोनों के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब उनके बैंक खाते में 1.5 लाख रुपए आ गए तो ये दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं और निर्मला के साथ काम करने के लिए तैयार हो गईं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, बोलिए भगवान कृष्ण की जय। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। अब ये कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है क्योंकि इस कहानी में एक एक पहलू ऐसा है, आप सोचेंगे कि क्या जो लड़कियां 15-20 हज़ार के नौकरी के लिए तरस रही थी, उन लड़कियों को 1.5 लाख रुपए किसी ने यूं ही दे दिए? उन लड़कियों से ऐसा क्या काम करवाया जाएगा जिसमें उनको 1.5 लाख रुपए मिल रहे होंगे? आपके मन में शायद आ रहा होगा कि हो सकता है उनको किसी गलत धंधे में डाला जाए, हो सकता है उनसे देह व्यापार कराया जाए, क्योंकि इतनी सारी रकम कोई किसी अनजान लड़की को यूं ही नहीं देता।
बिना उनके रिज्यूमे चेक किए हुए, बिना उनकी मार्कशीट देखे हुए। तो फिर बढ़ते हैं अब आगे। कहानी बहुत ही रोचक है। अब बात करते हैं कि क्या काम करना पड़ा उन दोनों लड़कियों को। दोस्तों, उन लड़कियों को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह तो मिली ही, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी मिला। खाना पीना और लग्जरी सुविधाएं उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। उन लड़कियों ने खुद भी पैसा कमाया और जिसके लिए वो काम करती थी उनको लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई करके भी दी। अब बात करते हैं कैसे करा। बात है लॉकडाउन के समय की, जब वो लड़कियां नेपाल जाने की तैयारी कर रही थीं और वो निर्मला उनको मिली। जब निर्मला उनको अपने साथ लेके गई, उनको काम बताया कि उनको करना क्या है, उसी बीच लग गया लॉकडाउन। इन लड़कियों ने खुद भी पैसा कमाया और जिसके लिए ये काम करती थी उसको भी लगभग 100 करोड़ रुपए कमा के दिए। लेकिन अब ये पकड़ी गई हैं और इस समय जेल में हैं। अब बात करते हैं कहानी असल रूप में कहाँ से आई और ये दोनों कैसे पकड़ी गई, इस पूरी गैंग का पर्दाफाश कैसे हुआ। बात है मुरादाबाद शहर की। मुरादाबाद शहर में एक शिक्षिका थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी। किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है और ये शिक्षिका विधवा हो जाती है। अब विधवा होने के बाद ये शिक्षिका बहुत अकेली पड़ गई थी, गुमसुम रहती थी, दुखी रहती थी। हो ना हो, अगर किसी का जीवन साथी चला जाए तो पति हो या पत्नी, जो भी दुनिया छोड़ के जाता है उसके दूसरे साथी को परेशानी होती ही है। अब ये शिक्षिका जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही थी। तभी उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सलाह देते हैं कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आप जवान हो, पूरी जिंदगी कैसे काटोगी। शिक्षिका उनकी बातों को सुना अनसुना करती रहती थी। लेकिन जब कई बार बार अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने और साथ में काम करने वालों ने उसको टोका और कहा कि पूरी जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होगा, आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अपनी जिंदगी को रंगीन बनाओ, खुशहाल रहो, खुशमय रहो। तब ये शिक्षिका सोचने पे मजबूर हो जाती है और सोचती है कि चलो इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो चलो शादी कर ही लेते हैं। एक दिन उसने शादी.com मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करके वो फ्री हुई थी, तभी उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक लंबा चौड़ा सा मैसेज आता है। व्हाट्सएप मैसेज को जब शिक्षिका पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि मेरा नाम आरब सिंह है, मैं मूल रूप से भारत का रहने वाला हूँ, लेकिन अपना काम धंधा अमेरिका में करता हूँ। मैं MBBS हूँ, मैं सर्जन हूँ और लगभग 15 सालों से मैं अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। अब मैं शादी करने के लिए कोई भारतीय लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो भारत की रहने वाली हो और मेरे परिवार का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके, अच्छी तरीके से मेरे साथ जीवन साथी बनकर रहे, घर को संभाल ले। मुझे कोई हाई प्रोफाइल लड़की नहीं चाहिए। उसने कहा कि मुझे एक शिक्षित पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरा अच्छा जीवन साथी बन सके और मेरे परिवार का ध्यान रख सके। शिक्षिका ने इतना सुनना ही था कि उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। फिर उस शिक्षिका ने उसको रिप्लाई किया, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसे लगा कि शायद उसके मन की मुराद पूरी हो गई। अब वो जो शिक्षिका गुमसुम रहती थी उसके भी मन में सपने आने लगे, रंगीन ख्याल आने लगे और वो अपने जीवन को खुशमय बनाने के लिए बहुत प्यार से उस लड़के से बात करने लगी। ये सिलसिला चलता रहा। 25 जुलाई 2025 को इस शिक्षिका ने शादी.com पर अपना पहला प्रोफाइल डाला था और 25 जुलाई 2025 को ही प्रोफाइल अपलोड करने के थोड़ी देर बाद ही आरब सिंह का व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है। अब ये कहानी बड़ी रोचक होने जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मैसेज है जो हमारे आपके परिवार के लोगों से संबंधित रखता है। क्योंकि कई बार हम लोग अपने परिवार के लोगों की शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं और उसके बाद वहीं से रिश्तों में बंध भी जाते हैं। कई बार हमको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन कई बार यहीं से धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इस आरब सिंह की और इस शिक्षिका की प्रेम कहानी की। इस आरब सिंह ने इस शिक्षिका को बताया कि अब
मैं शादी करने के बाद अमेरिका से अपना सारा काम समेटकर भारत में ही रहना चाहूँगा और भारत में ही सेटल हो जाऊँगा। जब इस शिक्षिका ने ये सुना तो वो और भी खुश हो गई। उसने सोचा कि अच्छा है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अच्छा कमा लेती हूँ और मेरा जीवन साथी के रूप में भगवान ने एक और मौका दिया है। अब ये डॉक्टर है, सर्जन भी है, अमेरिका में रहते हैं और अब ये भारत आके मेरे साथ शादी करके रहना चाहते हैं। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये सब सोच के उसने उस डॉक्टर आरब सिंह से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और उसको लगा कि अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाएगी। बस 2 ही दिन तो हुए थे इस पोस्ट को डाले हुए, लेकिन जो शादी का सिलसिला शुरू हुआ था, ये बातचीतें जो चल रही थी डॉक्टर आरब सिंह के साथ, इसी बीच में एक दिन यानी कि मात्र 2 दिन के बाद 27 जुलाई 2025 को शिक्षिका के फ़ोन पर एक कॉल आती है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ से और जो कॉल आता है उसमें दूसरी ओर से एक लेडी बोलती है कि मेरा नाम फला फला है और मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बात कर रही हूँ। आपके नाम से एक पार्सल आया है, आपसे कुछ वेरिफिकेशन करना है। शिक्षिका ने सोचा मेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई लेना देना है नहीं, मेरा कोई विदेश में रहता नहीं है, मेरा क्यों कोई पार्सल आएगा। शिक्षिका ने कहा कि देखिए मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, मेरा कोई पार्सल वगैरह नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे तंग मत कीजिए और जिसका है आप उससे बात कीजिए। और ये शिक्षिका उस कॉल करने वाली लेडी को मना कर देती है कि मैडम मेरा ये कोई पार्सल नहीं है, आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। तभी उधर से कहा जाता है कि अमेरिका से किसी आरब सिंह व्यक्ति के नाम से ये आपके पास पार्सल भेजा गया है। तो वो शिक्षिका कहती है आप 2 मिनट रुकिए और वो उस आरब सिंह को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती है कि क्या आपने मेरे लिए कोई पार्सल भेजा है। आरब सिंह ने एक प्यारी सी स्माइली उस शिक्षिका के व्हाट्सएप पे भेज दी। स्माइली देखते ही उस शिक्षिका को लगा कि सचमुच में आरब सिंह ने ही कुछ पार्सल भेजा है। इसके बाद उस शिक्षिका ने एयरपोर्ट से आए हुए उस कॉल पर अपनी सारी डिटेल बतानी शुरू कर दी। जैसे ही सारी डिटेल बताई उसको, तो दूसरी तरफ से जो वेरिफिकेशन करना था वो पूरा हो जाता है और वो एयरपोर्ट से बोलने वाली लेडी कहती है कि आपको इसके लिए 30,000 रुपये देने होंगे, तभी ये पार्सल आपको मिल पाएगा। तो वो लेडी बोली 30,000 रुपये मैं क्यों दूंगी। तो उसने बताया कि इसमें जो पार्सल है उसके अंदर कुछ गोल्ड है, कुछ ज्वेलरी है, रिंग है और अमेरिकन डॉलर भी है, यानी कि करेंसी भी है। लगभग 50 लाख रुपए का सामान इसके अंदर है और जो आपको अगर चाहिए तो इसके लिए आपको पैसे चुकाने होंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है। इस पर शिक्षिका ने कहा कि अगर उसके अंदर इतना सारा सामान है तो आप 30,000 रुपये उसमें से काट लीजिए, बाकी सामान मुझे दे दीजिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वेरिफिकेशन करने वाली लेडी बोलती है कि आपको शायद जानकारी नहीं है, ये पार्सल हम खोल नहीं सकते हैं, हमको इसका अधिकार नहीं है। अगर आप 30,000 रुपये देंगे तो ये पार्सल आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं ये पार्सल वापस कर दूंगी। अब इतना कहना ही था कि वो शिक्षिका सोच में पड़ जाती है और वो दूसरी ओर से लेडी कहती है आप जल्दी बताइए हाँ या ना, हम पार्सल वापस कर दें या फिर आप 30,000 रुपये दे रही हैं। तभी वो कहती है कि रुक जाइए, मुझे कुछ समय दीजिए। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो शिक्षिका सोचती है कि अगर 50 लाख रुपए का सामान है उसके अंदर और मुझे 30,000 रुपये देने हैं तो 50 लाख रुपए के लिए 30,000 रुपये का जुआ खेला जा सकता है या फिर 30,000 रुपये को दांव पे लगाया जा सकता है। अब 30,000 रुपये जमा करने की बात थी। जिस अकाउंट में पैसे जमा करने थे उस शिक्षिका ने उससे पूछा कि मुझे 30,000 रुपये कहाँ जमा करने हैं, कैसे करने हैं। तो वहाँ से एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। ये शिक्षिका उस खाते में 30,000 रुपये जमा कर देती है। 30,000 रुपये जमा किए ही थे कि थोड़ी देर में एक और फ़ोन आता है। अब ये फ़ोन होता है कस्टम अधिकारी का। एक लेडी फ़ोन पर उस शिक्षिका से पूछती है कि क्या आपके नाम से कोई पार्सल आया है, क्या आपने उसके लिए अभी 30,000 रुपये जमा किए हैं। तो शिक्षिका कहती है हाँ, मैंने 30,000 रुपये जमा किए हैं। तो वो जो कस्टम अधिकारी थी, लेडी थी, वो उस शिक्षिका को डांटने लगती है और चूँकि वो पढ़ी लिखी कस्टम अधिकारी उस शिक्षिका को डांटने लगती है। कहती है कि क्या आप जानती हैं इसके अंदर क्या है। उसने कहा हाँ, लगभग 50 लाख रुपए का गोल्ड, ज्वेलरी और कुछ करेंसी है। वो जो कस्टम अधिकारी है वो शिक्षिका को डांटते हुए बोलती है कि आप शायद जानती नहीं हैं कि
आपका जो प्रोफेशन है, आपने जो बताया है मुझे, जो आपने वेरिफिकेशन करके दिया है कि आप एक सरकारी शिक्षिका हैं और एक अच्छे पद पर कार्य करती हैं, समाज में इज्जत से रहती हैं। आपकी सरकारी नौकरी 1 मिनट में चली जाएगी। 50 लाख रुपए की तो बात अलग है, आपको जेल भी हो जाएगी। जब उस कस्टम अधिकारी ने शिक्षिका को इस तरीके की बातें कही तो वो शिक्षिका घबरा जाती है और कहती है कि मैडम ऐसा है, मुझे किसी भी लफड़े में, किसी झंझट में, किसी परेशानी में नहीं पड़ना है। अब आप एक काम कीजिए, ये पार्सल वापस कर दीजिए, मुझे ये पार्सल नहीं चाहिए। तब वो कस्टम अधिकारी कहती है कि आपने 30,000 रुपये जमा किए हैं, ये पार्सल ऐसे वापस नहीं होगा, इसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर आपको चाहिए तो, ना चाहिए तो। अब आप परेशानी में फंस चुकी हैं। तो वो शिक्षिका घबरा जाती है, कहती है मैडम बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो कस्टम अधिकारी कहती है कि इसके लिए आपको एक पेनल्टी देनी होगी, जो पेनल्टी है वो आप जमा करेंगी तो ये आपका पार्सल हम वापस कर देंगे। अब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, लेन देन की बातें शुरू होती हैं और लेन देन की जो बात थी वो कुछ पैसों पर जाके ख़त्म होती है। अब तारीख थी 31 जुलाई 2025। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो शिक्षिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। 31 जुलाई 2025 से लेके 18 अगस्त 2025 तक बहुत सारे लेन देन किए जाते हैं और इस बीच में लगभग 94,78,000 रुपये लगभग 20 से 25 खातों में जमा कर दिए जाते हैं। शिक्षिका ने जो पैसे जमा किए थे वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं। शिक्षिका का एक अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए थे। दूसरा जो खाता था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें 11,21,000 रुपये होते हैं और एक और तीसरा खाता है इंडियन बैंक का, जिसमें 58,57,000 रुपये थे। ये सारा पैसा मिलाकर होता है 94,78,000 रुपये, जो 20 से 25 खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब ये सब हो चुका था, इतनी देर में ही जो शिक्षिका थी उसके पास एक और मैसेज आता है और ये मैसेज किसी और का नहीं, शिक्षिका ने जो शादी.com पे अपना प्रोफाइल अपलोड किया था वहाँ से जो डॉक्टर आरब सिंह बनकर व्यक्ति फ़ोन कर रहा था उसका फ़ोन था। वो कहता है कि मैं आरब सिंह बोल रहा हूँ और आपके कुछ व्यक्तिगत फ़ोटो, आपके कुछ निजी फ़ोटो, आपके जो पर्सनल फ़ोटो हैं वो मेरे पास हैं, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। मैंने इनको मॉर्फ कर दिया है, मैंने इनको डीप फेक किया है और किसी भी तरीके से बना के आपके ये न्यूड फ़ोटो हैं मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आप मेरे खाते में इतने पैसे जमा कर दीजिए, अगर आप जमा करेंगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ ही देर में ये फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, फिर आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब शिक्षिका के पास कुछ भी नहीं था, क्यों? क्योंकि शिक्षिका पहले ही अपने खातों से 94,78,000 रुपये इन धोखेबाजों के अकाउंट में जमा कर चुकी थी। अब शिक्षिका परेशान हो जाती है। 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बहुत सारे पैसे जमा कर चुकी थी। शिक्षिका परेशान होती है और कहती है देखिए मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। तभी थोड़ी देर के बाद शिक्षिका को सोचने का मौका मिलता है। शिक्षिका सोचती है क्या करा जाए। अब 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शिक्षिका जो है प्लानिंग करती है और सोचती है कि क्यों ना पुलिस थाने में ही रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। ऐसा मन बनाकर वो शिक्षिका, क्योंकि उसके पास अब पैसे तो थे नहीं किसी को देने के लिए, इधर नौकरी भी खतरे में पड़ रही थी, साथ ही साथ शादी तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ नई मुसीबतें इस शिक्षिका की ज़िंदगी में जरूर आ चुकी थी। अभी शिक्षिका ने एक बढ़िया सी तहरीर तैयार करी और उसको प्रिंट कराकर वो मुरादाबाद के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। मुरादाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिक्षिका ने अपनी सारी बातें पुलिस के अधिकारियों को बता दी। जब पुलिस अधिकारियों ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि मैडम ये फ्रॉड का मामला है, आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुरादाबाद में जाकर अपनी ये रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। पुलिस अधिकारियों की सलाह पर वो महिला, वो शिक्षिका साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद में पहुंचती है। क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर वो मुकदमा दर्ज कराती है। वहाँ के भी पुलिस अधिकारी बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने शिक्षिका की सारी बातों को सुना और उसके बाद में एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 0017/20
2025 ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। और मुकदमे की जो धारा होती है वो व्हाट्सएप का IT एक्ट BNS की धारा में दर्ज किया जाता है। IT एक्ट 66D BNS की धारा 319/2 और IT एक्ट 66D BNS की धारा 318/4 ये दर्ज कर लिए जाते हैं। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है, बहुत ही ईमानदारी के साथ उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। साइबर क्राइम की पुलिस थी, उसने जो व्हाट्सएप था उस व्हाट्सएप नंबर के अकॉर्डिंग CDR निकाली जाती है। CDR से सारी डिटेल का पता चलता है और पुलिस ईमानदारी से काम करते हुए 8 सितंबर 2025 को पहले निष्कर्ष पर पहुंचती है। उस CDR के अकॉर्डिंग पुलिस को पता लगा कि कोनसम सुनीता नाम की एक महिला है जो मणिपुर की रहने वाली है, जहां जिला चंदेल है उसका कोई गांव है, उस गांव में वो रहती है। पुलिस उस CDR की निशानदेही पर CDR की सूचना के अनुसार उस गांव में पहुंचती है, उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस के हाथ पहला सुराग लग चुका था और पहला अपराधी पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस अब यहाँ से चेन बनानी शुरू करती है। कोनसम सुनीता को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि सुनीता के साथ में एक विदेशी व्यक्ति भी शामिल है जो नाइजीरिया का रहने वाला है। जब पुलिस पता करती है कोनसम सुनीता से तो पता चलता है कि एक विदेशी नागरिक जो नाइजीरिया का रहने वाला है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, जिसका नाम है छिंके ओक एम्मनुएल तनु। ये जो व्यक्ति है इसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ये नाइजीरियन भाषा भी जानता है, हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है और कुछ विदेशी भाषाओं का भी इसको ज्ञान है। अब ये जो व्यक्ति है इस तक पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब उसको पकड़ती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है नाइजीरिया का, इसकी माँ है भारतीय और इसका जो पिता है वो जमैका का रहने वाला है। अब इन दोनों के शादी होने के बाद, यानी कि भारतीय महिला और जमैका का जो व्यक्ति है पुरुष है, इन दोनों के जो संतान होती है वो होता है ये नाइजीरियन विदेशी नागरिक जिसका नाम है छिंके ओक एम्मनुएल तनु। अब पुलिस इसको पकड़ने के लिए छापेमारी करती है, लेकिन और जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाती है तो ये पुलिस को चकमा देके गायब हो जाता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस को एक दिन पता चलता है कि इस नाइजीरियन व्यक्ति के पास एक कोरियर व्यक्ति आने वाला है, एक डिलीवरी बॉय पहुंचने वाला है। बस पुलिस के हाथ ये पक्का सबूत लग जाता है और पुलिस सादा वर्दी में डिलीवरी बॉय बनकर इस व्यक्ति के पास पहुंचती है और डिलीवरी बॉय के रूप में जाकर इस व्यक्ति को कर लेती है गिरफ्तार। और जब गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि कोनसम सुनीता और इस मैनुअल तनु के अलावा इनके साथ 2 और लड़कियां शामिल हैं इनके गिरोह में, जिनका नाम होता है ममता और संगीता। ममता और संगीता ये वही लड़कियां हैं जो नेपाल से आई थीं और इस निर्मला नाम की औरत को रेलवे स्टेशन पर मिली थी। अब पुलिस एक एक करके अपनी चेन बनाती है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर इनसे पूछताछ होती है। इन पूछताछ में पता चलता है कि ये जो गिरोह है कैसे बना, कैसे काम करता है और अब तक इसने कितने लोगों को फंसा लिया है। बात है सन 2018 की। 2018 में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है छिंके ओक एम्मनुएल तनु, ये 2018 में नाइजीरिया से इंडिया आ जाता है। इंडिया में आकर एक ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए अपनी तैयारी करता है, ट्रैवल एजेंसी खोलता है और ट्रैवल एजेंसी को चलाता है, लेकिन इसकी ट्रैवल एजेंसी चलती नहीं है। फिर ये प्लान करता है कि अब मैं वापस नाइजीरिया चला जाता हूँ, लेकिन इतने में ही लॉकडाउन लग जाता है और ये व्यक्ति यहीं रुक जाता है। फिर इसके दिमाग में एक स्कीम आती है, ये सोचता है क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें बहुत सारा पैसा फ्रॉड करके कमा लिया जाए। फिर ये अपनी एक टीम बनाता है, जिस टीम में ये सुनीता को रख देता है। सुनीता के साथ में कुछ और औरतों को शामिल करता है, जिसमें ममता और संगीता भी। अब ये जो व्यक्ति है मैनुअल तनु, ये अपनी एक टीम बनाता है जिसमें सुनीता होती है, सुनीता के साथ में ममता और संगीता होती हैं। इन सब की मदद से ये दिमाग चलाता है कि अब हम क्या कर सकें, और इन सब की मदद से
ये शादी.com मैट्रिमोनियल साइट्स पर ऐसे लड़के लड़कियों को सेलेक्ट करते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो 30 वर्ष से अधिक के हैं, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ शादी करके अपना घर बसाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उनसे मोटी रकम हासिल की जाती है। इस प्रकार इन सभी लोगों ने मिलकर लगभग 18 से ज़्यादा राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया और 37 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे इस विदेशी नागरिक यानी छिनके ओक एंड मैनुअल तनु पर दर्ज हो चुके हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए अब तक ये सब मिलकर कमा चुके हैं। इस तरीके से ये सब लोग संगठित तरीके से अपराध करते थे और जो पैसे वाले लड़के लड़कियां हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, जो केवल शादी करना चाह के अपना जीवन को अच्छा और सुखी बनाने की लालसा रखते थे, ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। पुलिस ने इस नाइजीरिया को जब गिरफ्तार किया तो इस नाइजीरियन व्यक्ति से पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले कई राज सामने आए। इस नाइजीरियन व्यक्ति को पकड़कर पुलिस ने शिक्षिका के लगभग 16 लाख रुपए तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन शिक्षिका से इन्होंने 94,78,000 रुपए वसूल लिए थे, जो अलग अलग तरीके के खातों में जमा किए थे। और ये जो नाइजीरियन व्यक्ति है, ये लोगों से पैसे लेने के बाद में नाइजीरिया भेज देता था। नाइजीरिया भेजकर वहाँ पे ज़मीन खरीदना, बढ़िया अपार्टमेंट खरीदना, बढ़िया बंगले करना और एक लेविश लाइफ को एंजॉय करता था। ऐश आराम अय्याशी सब तरीके के काम इस गलत तरीके से कमाई हुई रकम से करता था। अब भारत का जो कानून है और जो विदेशों का कानून है किस तरीके से काम करता है, उसमें बहुत सारी अड़चनें होती हैं, इसलिए पुलिस को वो पैसा वापस करने में, बरामद करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस शिक्षिका के केवल 16 लाख रुपए बरामद करके पुलिस ने उनको दे दिए हैं। बाकी रकम कब मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, ये बहुत मुश्किल बात है, ये अभी कहना मुश्किल है। अब ये सारे लोग जेल में हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं पुलिस के उन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षिका की मदद की, और इस शिक्षिका को भी धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और इस शिक्षिका के माध्यम से बहुत सारे लोग इसके चंगुल में फंसने से बच गए। इस शिक्षिका की मदद से ये सारे लोग अब पकड़े जा चुके हैं और जेल में हैं। तो दोस्तों, ये सब सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप सब सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, पढ़ें लिखें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, लेकिन शादी की एक उम्र होती है और किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो शादी.com हो, चाहे न्यूज़पेपर हो या किसी के संपर्क में आकर आप किसी से शादी विवाह की बातें करते हैं, तो उसकी जांच पड़ताल पहले कर ली जाए। किसी भी फ़ोन पर जिसको आप जानते ही नहीं हैं, इस तरीके से पैसे कभी भी जमा न करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ, आपके बर्थडे को विश करूँ, आपकी एनिवर्सरी को विश करूँ, तो आप मुझे अपने कमेंट भेज सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो भी एनिवर्सरी की डेट है उस पर मैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी सोशल मीडिया के इस कहानी को देखने वाले लोग हैं, आप सभी को शुभकामनाएं देंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, देखते रहिए दहशत की दुनिया।